चलिए हम आगे बात करते हैं संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? संवेग संरक्षण का नियम, अगर यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उस वस्तु का कुल संवेग कैसा रहता है? संरक्षित रहता है। क्या होता है कि अगर किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उस वस्तु का कुल संवेग कैसा रहता है? आपका संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब कि जैसे न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या होता है? F बराबर डेल्टा पी बटे डेल्टा टी, जहाँ ये होता है संवेग। ये तो सबको पता है, पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, ठीक है। तो अगर बोल रहा है कोई बाह्य बल, मतलब बल बराबर जीरो हो जाए तो डेल्टा पी अपान टी, अब ये तिर्यक गुणा करेंगे तो यानी कि पी बराबर कितना आ जाएगा? जीरो। पी कितना आ गया आपका? पी बराबर यानी कि आपका संवेग कितना रहा? जीरो। अगर किसी पर बाह्य बल ना लगाया जाए तो पी बराबर कितना आएगा? जीरो। और ये पी बराबर किसके होता है? नियतांक। एक चीज आप यहाँ पे क्लियर समझिए कि अगर पी बराबर जीरो लिखा है, इसका ये कहने का मतलब नहीं है कि संवेग जीरो हो जा रहा है। संवेग जीरो नहीं हो रहा है, मतलब नियतांक का मतलब संवेग नियत हो रहा है। जैसे उदाहरण में बोला जाए कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा थी, अर्धवार्षिक, ये आपकी है अर्धवार्षिक परीक्षा और ये आपकी है वार्षिक परीक्षा। वार्षिक परीक्षा में आप बैठे हैं, जैसे मान लो कि किसी भी विषय में, मान लीजिए हिंदी में आप कितने नंबर पा रहे हैं? हिंदी में आप पा जा रहे हैं 80 नंबर, ठीक है। और अर्धवार्षिक में आप 80 नंबर पा रहे हैं, वार्षिक में हिंदी में आप कितने नंबर पा रहे हैं? उतने ही नंबर, मतलब कितना? 80 नंबर। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ संवेग में परिवर्तन कोई हो रहा है? कोई परिवर्तन नहीं। संवेग जितना पहले था उतना संवेग क्या है? बाद में है। संवेग मतलब कैसा है? नियत है। अगर कोई बाह्य बल न लगाया जाए कि जितना आप अर्धवार्षिक में पढ़े थे उतना वार्षिक में पढ़ें, उससे ज़्यादा बल ना लगाएं। कहने का मतलब आप बल शून्य लगा रहे हैं। अगर आप बल शून्य लगा रहे हैं तो जितना नंबर पहले पाए थे उतना नंबर क्या है? बाद में पा रहे हैं। कहने का मतलब ये थोड़ी ना हो रहा है कि आपका संवेग पहले 80 था, बाद में जो है जीरो हो गया। कहने का मतलब यहाँ संवेग में अंतर कितना आया? अंतर तो बराबर है। कहने का मतलब नियत है। जितना आप हिंदी में पाए हैं उतना आप फिर वार्षिक में हिंदी में पाए हैं, कि मतलब दोनों में आपके हिंदी के नंबर नियत हैं। इसका ये कहने का कतई मतलब नहीं होता कि क्या है, ये जीरो है। वही सेम चीज होता है संवेग। संवेग में क्या हो रहा है? अगर p बराबर जीरो रखा गया, इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि संवेग जीरो हो रहा है। कहने का मतलब संवेग नियत है। हमेशा नियत का मतलब क्या होता है? वो बराबर बराबर। जैसे अगर हम 4 किलोमीटर प्रति सेकंड चल रहे हैं, प्रति किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे हैं, तो हम हमेशा 4 किलोमीटर प्रति घंटा ही चलेंगे। ये होता है संवेग। संवेग कहने का मतलब वो एक नियत होता है, नियत वेग। समझ में आ रहा है संवेग में? यहाँ तक बात क्लियरिटी एकदम आपको समझ में आ रही है कि संवेग p बराबर जीरो नहीं होता। क्यों नहीं जीरो होता? क्योंकि यहाँ पे जैसे हम उदाहरण बताया, अगर अर्धवार्षिक में हम हिंदी में 80 नंबर पाए, मान लीजिए 80 नंबर पा गए, तो हिंदी में वार्षिक में हम फिर 80 नंबर पा गए। कहने का मतलब अब यहाँ अगर हम कोई बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं, जितना पहले पढ़े थे उसी हिसाब से हम अगले नंबर पा गए, तो यहाँ 80 पाए, यहाँ 80 नंबर। अब कहने का मतलब यहाँ पे देखो, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग आपका शून्य होगा? कतई नहीं होगा, क्योंकि जितना पहले वेग था उतना बाद में वेग है, तो कोई वेग शून्य नहीं होगा। हमेशा वेग 80 ही है। कहने का मतलब कि आपका वेग कैसा है? नियत है। यानी कि p बराबर जीरो लिखने का मतलब यानी कि संवेग कैसा है? नियत है, ना कि वो जीरो है, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा गया है। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम से समझ में आ रहा है यहाँ आपको क्लियरिटी एकदम, कि संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उस वस्तु का कुल संवेग संरक्षित रहता है। वही आपको बताया जा रहा है कि कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उस वस्तु का कुल संवेग कैसा रहेगा? संरक्षित रहेगा, ठीक है। अब आगे बात की जाए क्या होता है, ठीक है। तो न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम क्या होता है कि यदि किसी वस्तु पर हम जितनी क्रिया देते हैं वह विपरीत दिशा में उतनी ही क्या देता है? प्रतिक्रिया देता है। इस नियम को हम किस नियम से जानते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया नियम से। मान लिया कि दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु एक है और एक वस्तु टू है। अब ये वस्तु, पहली वस्तु इस साइड में बल लगाएगी, दूसरी वस्तु इसके जस्ट विपरीत दिशा में बल लगाती है। तो वही लिखे हैं कि पहली वस्तु पर दूसरी के द्वारा लगाया गया बल और दूसरी वस्तु पर पहली के द्वारा लगाया गया बल, यानी कि क्रिया बराबर किसके होता है? प्रतिक्रिया। जैसे न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम क्या होता है? जैसे मान लो ये आप हैं, ये कोई लड़का है, ठीक है। तो आप अगर किसी लड़के को एक तमाचा मारेंगे, एक तमाचा मारते हैं, तो वो भी घूम के तुरंत आपको कितना तमाचा जड़ देगा? एक तमाचा। पता लगे मारे धड़ाक से, एक तमाचा आपको जड़ दिया। कहने का मतलब जितना आप उस पर क्रिया दे रहे हैं वो उसके विपरीत दिशा में उतनी क्या दे रहा है? प्रतिक्रिया। समझ में आता है कि जितना हम किसी पे क्रिया देते हैं वो उतनी विपरीत दिशा में हमें क्या देता है? प्रतिक्रिया। जैसे ये आप हैं, ये लड़का है, आपने लड़के को एक तमाचा मारा, तुरंत वो भी क्या देगा? तुरंत प्रतिक्रिया। पता लगे कमजोर रहेगा, भाग जाएगा, लेकिन अगर आपके बराबर रह देगा एक तमाचा। कहने का मतलब कि आप जितनी क्रिया दे रहे हैं उतना ही लड़का आपकी विपरीत दिशा में क्या देता है? प्रतिक्रिया। यही होता है न्यूटन के गति का तृतीय नियम, ठीक है। अब इतना स्क्रीनशॉट मारिए, फिर हम आगे चल रहे हैं कि न्यूटन के गति के तृतीय विषय के नियम के उदाहरण क्या क्या होते हैं, ठीक। आगे लिखिए, इस साइड में देखिए, न्यूटन के गति विषयक उदाहरण इसके कौन कौन से होते हैं? उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण कौन कौन से इसके होते हैं? पहला उदाहरण है
कि नाव से कूदते समय नाव का पीछे हट जाना, ठीक है, हट जाना। अब मान लो जैसे ये नदी है, ये नदी में एक नाव ऐसे रखी गई है ऐसे। अब ये नदी है, इस पर नाव है और ये नदी का किनारा है, इस साइड में मान लीजिए पृथ्वी आ गई है, किनारा है ये नदी का किनारा। अब आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति अगर क्या करता है, मान लो कोई व्यक्ति ऐसे इस पे खड़ा है, ठीक है, ऐसे इस पे वो व्यक्ति खड़ा है, इस साइड में ऐसे खड़ा है, ठीक। अब ये व्यक्ति आप मान लीजिए आप हैं, अच्छा फिगर आप बनाए, तो वह ये कोई व्यक्ति इस पर खड़ा है, ये व्यक्ति क्या करता है, जब आगे की तरफ ये क्या करता है, कूदता है। अगर ये आगे की तरफ कूदता है तो आप देखेंगे कि अगर ये जैसे अब ये मान लो व्यक्ति है, ये नाव है, अगर ये व्यक्ति आगे की तरफ कूदता है तो ये व्यक्ति आगे की तरफ क्या कर रहा है, क्रिया दे रहा है। कहने का मतलब ये जितना आगे, अब ये नाव है, नाव इसको आगे की तरफ जब ये कूदेगा तो नाव इसको आगे की तरफ क्रिया देगी और ये पीछे की तरफ प्रतिक्रिया देगा। जितना आगे व्यक्ति पर क्रिया लग रहा है उतना नाव पर पीछे की तरफ क्या हो जा रहा है, प्रतिक्रिया। इसलिए नाव कहाँ पे हट जाती है, पीछे की तरफ, और व्यक्ति कुछ उछल कूद के कहाँ चला जाता है, किनारे पर। क्योंकि यही तो बताया गया न्यूटन के तृतीय नियम में क्या होता है कि जितना हम किसी भी वस्तु पर क्रिया देते हैं उतना विपरीत दिशा में वो क्या देती है, प्रतिक्रिया। अब ये नाव है, ये व्यक्ति इस पर ऐसे खड़ा है, अब ये व्यक्ति किनारे पर पहुंचा, ये जैसे आगे की तरफ कूदेगा, ये जितना क्रिया देगा नाव पर झटका लगेगा, जितना नाव उस पीछे की तरफ जाएगा उतना व्यक्ति आगे की तरफ कूद जाएगा। ये होता है न्यूटन के गति का प्रथम नियम कि नाव से कूदते समय नाव का पीछे की तरफ हट जाना, ठीक है। आगे चलें, दूसरे नियम की बात कर रहे हैं कि न्यूटन के गति का दूसरा नियम, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो, फिर आगे चलते हैं। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम क्या होता है। अब न्यूटन के गति का द्वितीय नियम होता है कि बंदूक से गोली दागते समय पीछे की तरफ झटका लगना। अब जैसे मान लो कोई बंदूक है, अब बंदूक तो बनाना नहीं आता लेकिन बना दे रहे हैं। ये बंदूक है, ठीक है, ये आपकी बंदूक है ऐसे, ये आपकी बंदूक है ऐसे, आप बंदूक है, ठीक है, समझ लीजिए सपोज बस कि ये बंदूक है, ये बंदूक है आपकी, ठीक है, ये आपकी बंदूक है। अब बंदूक से आगे की तरफ जैसे ही गोली, यहाँ से मान लो गोली आगे निकलती है, ठीक है। अब ये गोली आगे निकल रही, बंदूक कहने का मतलब इस गोली पे आगे की तरफ क्या दे रहा है। अब मान लो जैसे ये बंदूक है, ये बंदूक है, अब बंदूक जो है, ये बंदूक गोली को आगे की तरफ क्रिया दे रही, तभी तो गोली आगे बढ़ रही है। कहने का मतलब बंदूक आगे की तरफ जितनी क्रिया देगी, ये गोली भी उसके विपरीत दिशा में क्या देगी, प्रतिक्रिया, जाहिर सी बात है। अब मान लो ये गोली है, ये बंदूक है और ये गोली है। अब गोली आगे क्यों जाती है, क्योंकि ये जो बंदूक होता है इस पर क्रिया देता है, ये क्रिया देता है तो गोली आगे बढ़ती है, और जितनी क्रिया ये आगे गोली पे देखा, गोली भी बंदूक को पीछे की तरफ क्या देती है, प्रतिक्रिया। इसलिए हम जैसे ही बंदूक को दागते हैं, गोली आगे निकलती है और हाथ में झटका पीछे की तरफ लग जाता है और हम पीछे की तरफ ऐसे झुक जाते हैं। कहने का मतलब जितना बंदूक आगे गोली पर क्रिया देगी, गोली उतनी विपरीत दिशा में इसको क्या देगी, विपरीत दिशा में गोली क्या देगी, प्रतिक्रिया देगी। इसलिए बंदूक से गोली दागते समय हम पीछे की तरफ हमको झटका लगता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। आगे बात की जाए उदाहरण नंबर 3 की, न्यूटन के गति विषयक थर्ड उदाहरण की, ठीक है। चलिए लिखिए, न्यूटन के गति विषयक थर्ड नियम यानी कि तीसरा उदाहरण क्या होता है। तीसरा उदाहरण, रॉकेट का उड़ना। रॉकेट का उड़ना। अब रॉकेट का उड़ना बहुत बार पूछा जाता है कि रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस विषयक नियम पर आधारित है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर। जैसे रॉकेट का उड़ना, मान लो ये रॉकेट है, इस साइड से ऐसे कुछ बना रहता है रॉकेट, ऐसे, चलिए ऐसे मान ले रहे हैं, हमको रॉकेट बनाना उतना आता नहीं है अच्छे से, तो समझ लीजिए कि ये रॉकेट है, ठीक है। अब ये रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है और पीछे की तरफ इसके क्या निकलती है, ऐसे ऐसे ईंधन निकलता है आग की तरफ, आप लोग देखे होंगे। तो ये रॉकेट आगे, अब ये जो ईंधन है, रॉकेट पीछे की तरफ जितना इस पर क्रिया देगा इस ईंधन पर, ये ईंधन उतना आगे की तरफ क्या देगी, प्रतिक्रिया देगी। इसलिए रॉकेट कहाँ उड़ जाता है, ऊपर की तरफ। जितना ईंधन उसमें ज़्यादा भरा जाएगा, रॉकेट उतना ऊंचाई पे जाएगा, क्योंकि जितना नीचे क्रिया होती है जस्ट उसके बराबर उतनी ही दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। इसलिए रॉकेट कहाँ उड़ जाता है, ऊपर की तरफ। यहाँ तक बात आपको समझ में आई न्यूटन की गति के तृतीय नियम से। चलिए अब हम बात करते हैं आगे